हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अपना एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं NIOS 10th क्लास के बोर्ड का। और जैसा कि बहुत सारे रिक्वेस्ट आए कि सर आप 10th क्लास का हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का सेपरेट क्लास दीजिए, क्योंकि ऑफलाइन भी बहुत कम टीचर हैं और ऑनलाइन भी बहुत कम टीचर हैं। तो ऐसे में मुझे लगा कि मैं इन बच्चों को कुछ मदद कर सकता हूँ, मैं कुछ बेहतर कर सकता हूँ आपके लिए, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे भी मेरे पास आए हैं, बच्चों ने कहा है कि सर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं, तो कई बार उन्हें जो है थोड़ा दिमाग लगा कर पैसे वैसे करके जो है अपना नंबर वंबर करवाना पड़ता है। मजबूरी है उनकी, क्योंकि वो पढ़ नहीं पाते हैं, कई बार टीचर नहीं मिल पाते हैं। CBSE का तो पूरा बैच चलता है, तो हमने डिसीजन लिया कि नहीं, अब ऐसा होने नहीं देंगे हम। और हम जो है एक पूरा पैटर्न, पूरा सिलेबस आपके लिए लाएंगे। हिंदी मीडियम का सेपरेट लाएंगे, इंग्लिश मीडियम का सेपरेट लाएंगे। और यकीन मानिए, आप केवल हमारे चैनल पे, हमारे वीडियोज पे बने रहिए। आपको कभी ये महसूस ही नहीं होगा कि आप रेंडमली पढ़ रहे हैं, या आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा सा आप सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। जैसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको आता रहे। एग्जाम के पहले बहुत सारे वर्क मुझे करवाने पड़ेंगे, कुछ पेपर सोल्व करवाने पड़ेंगे, तो अप टू डेट आपके लिए रहे। सेकंड थिंग ये है कि लाइक तो आप कर ही देंगे, मुझे पता है मेरे वीडियोज आपको अच्छे लगेंगे। आपने कमेंट जरूर डालिए। और कमेंट में देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी ये कहते हैं कि आप मेरी बड़ाई की पुल बांध दीजिए, नहीं। अगर आपके दिल में अच्छा लगा है तो ही आप कमेंट कीजिए, या कोई डाउट हो या कोई किस तरह की चीज़ हो तो व्हाट्सअप नंबर भी मैं स्क्रीन पे दे देता हूँ, आप डायरेक्ट मुझसे संपर्क कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में जाकर डाल सकते हैं। तो हो सकता है मैं वो नोटिफिकेशन पढ़ूँ तो आपकी चीज़ों को सोल्व कर सकूँ। प्रॉपर हमारा जो उद्देश्य क्या है, पर्पस ये है आपके अच्छे नंबर लाना, और बिना किसी काले बाजारी के, बिना किसी घोटालेबाजी के, मतलब एकदम मेरिट से आपको लाना है, अपने मेहनत से, अपने नॉलेज से इस बोर्ड में आपको परफॉर्मेंस अच्छा देना है। और वही चीज़ मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो आज हम 10th क्लास का स्टार्ट करने वाले हैं, और 10th क्लास में हम साइंस से स्टार्ट करेंगे। टाइम की थोड़ी सी किल्लत होती है, खुद का मेरा कोचिंग सेंटर चलता है तो वहाँ भी मुझे क्लास देना होता है, तो स्पेशल मैं आपके लिए ये यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता हूँ, इसके लिए अलग से समय निकालना पड़ता है। तो ये अपना मॉड्यूल 1 है, विज्ञान में मापन। मैं हिंदी मीडियम में डील कर रहा हूँ, अभी इंग्लिश मीडियम का भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और सेकंड थिंग है मॉड्यूल 2 में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये हमारे आसपास के द्रव्य, परमाणु और अणु, रासायनिक अभिक्रियाएं एंड समीकरण, परमाणु संरचना, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, रासायनिक आबंधन, अम्ल, क्षार और लवण। यकीन मानिए इन सारे टॉपिक को, मतलब ऐसा टॉपिक है ना, ये इतने बेहतरीन टॉपिक है, और मैं ऐसा आपको पढ़ाने वाला हूँ कि ये जितने भी क्वेश्चंस इनमें से आएंगे वो 100% आप बना कर आएंगे। सो देखिए, आपको मैं कुछ कॉमन चीज बताना चाहता हूँ। सबसे कॉमन चीज मैं ये बताना चाहता हूँ, जरा मॉड्यूल 2 को ध्यान से देखिए तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि ये जो मॉड्यूल 2 हमारा घूम रहा है, किस चीज के ऊपर घूम रहा है। तो मॉड्यूल 2 ओवरऑल इस चीज के बारे में ढूंढ रहा है, मतलब घूम रहा है कि जैसे मेरे पास अगर ये मार्कर है, तो ये मार्कर, मान लो आप 9th में पढ़ा होगा आपने, द्रव्य होता है, मतलब कोई मैटर होता है। तो अगर ये मैटर है, ये मैटर है तो किससे बना है, ये मैटर कितने तरह का होता है, अगर इसको जलते हुए आग में डाल देंगे तो पिघलेगा कि नहीं पिघलेगा, और आग बढ़ा देंगे तो ये गैस बनेगा कि नहीं बनेगा, ठंडा करेंगे तो फिर क्या होगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। इसके अलावा आपको इसमें पढ़ना है कि इसके अंदर, पार्टिकल के अंदर और कौन से पार्टिकल्स होते हैं, फिर उसके अंदर कौन से पार्टिकल्स होते हैं, फिर उसके बाद अगर उनकी आपस में दूसरे इस वाले मटेरियल के साथ दूसरे मटेरियल के साथ रिएक्शन किया जाए तो फिर क्या रिजल्ट आएगा, कितने तरह के रिएक्शन होंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। परमाणु संरचना, जो सबसे छोटा पार्टिकल आपके इसके अंदर बना वो दिखता कैसा है, हम ये पढ़ेंगे। फिर हम बहुत सारी चीजें ऐसे पढ़ेंगे, यानी देखा जाए तो दिस इज द बेस ऑफ द केमिस्ट्री। ये इसको अगर आपने मॉड्यूल 2 को क्लियरली पढ़ लिया तो अगर आप साइंस साइड लोगे जो 11th-12th का, तो और आपके लिए इजी हो जाएगा। तो सबसे पहला जो चैप्टर हमारे पास है मॉड्यूल 2 का, वो है हमारे आसपास के द्रव्य। ये सेकंड चैप्टर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो आपको ये समझना सबसे पहले कि द्रव्य क्या होता है। द्रव्य क्या होता है, अगर आपको ये समझ में आ गया कि द्रव्य क्या होता है तो आप क्लियरली हर चीज को समझ लोगे। देखिए, द्रव्य का मतलब कहता है, मैं यहां पर लिखता हूं द्रव्य। द्रव्य क्या होता है, द्रव्य कहता है कि दुनिया की जितनी चीजें आप देखते हो सारा द्रव्य है। बट अकॉर्डिंग टू साइंस कैसे हम डिफाइन करेंगे, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास दैट इज कॉल्ड मैटर।
तो हिंदी मीडियम पढ़ा रहा हूँ मैं। एक्चुअली हैबिट हो गई है इंग्लिश की। और ऐसा बात नहीं है, 10th क्लास तक मैं भी हिंदी मीडियम में ही था, लेकिन क्या है कि इसके बाद रेगुलर सीबीएसई का क्लास लेना पड़ा, रेगुलर 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 11th 12th भी मेरा इंग्लिश मीडियम में रहा, आगे क्लासेस भी इंग्लिश मीडियम में रही, खुद स्टडी इंग्लिश मीडियम में किया, तो हिंदी का थोड़ा सा जो है थोड़ा वो हो गया, जो होता है ना ज़बान पे इंग्लिश ज़्यादा आ गया है। तो ये कहता है एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस, जो नंबर 1 जगह घेरता हो, और सेकंड चीज द्रव्यमान हो। ये 2 चीज है, डरना नहीं, मेरे क्लास के बाद आप एकदम क्लियर हो जाओगे। द्रव्य क्या है? जो जगह घेरता हो, द्रव्यमान हो। सर क्या एग्जाम्पल दीजिए, कुछ भी एग्जाम्पल ले लो दोस्त, अपने पेन को ले लो, तुम खुद भी एक द्रव्य हो, तुम बैठते हो तो जगह नहीं लेते क्या? बोले हाँ लगा, जगह तो लेते हैं। मोटा आदमी ज्यादा जगह लेता है, पतला आदमी कम जगह लेता है, तो जगह तो हर कोई लेता है। तो जगह जो घेरता है, स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। फिर क्या है? उसके पास मास होना चाहिए, यानी वजन जिसको कहते हैं, मास होना चाहिए केजी में, उसी को हम द्रव्य कहेंगे। एग्जाम्पल आप कुछ भी ले लो, एग्जाम्पल में मैं जैसे मान लो उदाहरण एग्जाम्पल में ले लूं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके सामने क्या ले लेता हूं? पेन ले लेता हूं, बुक ले लेता हूं, कुछ भी ले लो, XYZ कुछ भी ले लो, इवन आप भी एक क्या हो? द्रव्य हो। अब हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे, द्रव्य का पोस्टमार्टम करेंगे। मैं आपसे पूछूं, हेलो बने रहो हमारे साथ, मैं आपसे पूछूं कि मैं एक ईंट ले लूं या लकड़ी ले लूं, लकड़ी को आप काटना शुरू करोगे तो आप देखोगे लकड़ी के अंदर क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो उसे टूट टूट कर निकलते हैं। पत्थर को जब घिसते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो घिस कर निकलते हैं। ये वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो हमें दिखाई देते हैं, राइट? अब इससे ये चीज तो क्लियर हो जाती है कि जो द्रव्य होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं जिस पार्टिकल की बात कर रहा हूं वो पार्टिकल बहुत छोटा होता है, जिसे हम अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते हैं। आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि अगर मैं एक बारिश की बूंद ले लूं, बारिश की बूंद अगर मैं लूं, तो बारिश की बूंद में पता कितने पार्टिकल होते हैं? 10 की पावर 21 पार्टिकल्स होते हैं। कणों से मिलकर बना होता है, इतने सारे कण होते हैं। अब आप मुझे बताइए 10 की पावर 21 का मतलब कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, इतने सारे कण हैं बारिश की एक बूंद में। हाँ, बारिश की एक बूंद में जब इतने सारे कण हो सकते हैं, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, आपकी गिनती फेल हो जाएगी। तो आप सोचो एक गिलास पानी में कितने कण होंगे? तो एक जग पानी में कितना कण होगा? एक बाल्टी पानी में कितना कण होगा? तो समुद्र और नदियों में कितने कण होंगे? तो इससे एक चीज क्लियर होती है कि जब बारिश के एक बूंद में इतने सारे कण आ सकते हैं, यानी बहुत छोटे होंगे। तो एक चीज क्लियर हो गई कि जो द्रव्य है वो किससे मिलकर बना होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? छोटे छोटे बहुत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। और इन कणों की कुछ विशेषताएं होती है, इन कणों की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे अगर इन कणों के बारे में अगर बात करूं, कणों की विशेषताओं के बारे में बात करूं, ये लिख देता हूं, सूक्ष्म कणों की विशेषताएं बताऊं। नंबर 1, सबसे पहले तो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, बहुत सूक्ष्म कण होते हैं। नंबर 2, ये लगातार गतिशील होते हैं। कहेंगे सर गतिशील क्या होता है? जी हां, ये लगातार गतिशील होते हैं। एक तो सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, दूसरा बहुत लगातार गतिशील होते हैं। तीसरी चीज, कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। कणों के बीच जो है रिक्त स्थान होता है। कणों के बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। और चौथी चीज, आकर्षण बल लगता है कणों के बीच में। इन 4 पॉइंट को हम डील करेंगे और इन 4 पॉइंट को समझेंगे कि किस तरीके से जो द्रव्य है, जो पार्टिकल छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। नंबर 1, बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं जी, बहुत छोटे सूक्ष्म कण होते हैं। नंबर 2, लगातार गतिशील होते हैं। आप कहेंगे सर लगातार गतिशील कैसे हो सकता है? तो आप पानी को आप जरा फर्श पे गिरा के देखना, मूवमेंट में आएगा कि नहीं आएगा?
इवन आप देखोगे गैस भी एक द्रव्य है तो उसके पार्टिकल भी मूवमेंट में होते हैं। तो आप कहोगे अच्छा, तो आप मुझे बताइए जो आपके हाथ में मार्कर है इसके, ये तो बिल्कुल हार्ड है, तो इसके अंदर कैसा होता होगा? तो इसके अंदर वाइब्रेट करता है, मतलब कंपन करता है। यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर भन 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 ऐसे मतलब कोशिश करता है इस लेफ्ट राइट करने की, लेकिन कोशिश जरूर है, हो या ना हो लेकिन वो कंपन जरूर देता है वो। तो डेट इज लगातार गतिशील होते हैं। तीसरा, कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, उनके बीच में स्पेस होता है। कैसे प्रूव करेंगे सर कि कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है? अरे यार, ये तो रोज करते हो तुम। एक गिलास पानी ले लो, एक गिलास पानी में नमक घोलते हो, उस पानी में आप चीनी घोलते हो, वो चीनी और नमक कहाँ जाता है? कहाँ जाता है चीनी नमक? मुझे बताना कहाँ जाता है? जो पानी के पार्टिकल्स होते हैं, जो पानी के कण होते हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो बीच में जो स्पेस होता है, बीच में जो स्पेस होता है, अब मान लो एक गेट से चीनी घुस रहा है, चीनी पूरा घुस रहा है, पूरा चम्मच से हिला रहे हैं हम, जगह जगह जहाँ खाली हो गया खाली, उसके बाद क्या होता है? एक समय के बाद घुलना बंद हो जाता है। तो हम टेम्परेचर क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। तो इसको कहता है अरे बड़ी गर्मी लग रहा है, थोड़ा सा दूर हो जाता है, ये कहता है थोड़ा सा और दूर हो जाता है। तो जैसे ही थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं बीच में स्पेस और मिल जाता है। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, कणों के बीच में रिक्त स्थान अगर नहीं होता तो फिर चीनी के अंदर, ये पानी के अंदर चीनी नहीं घुलता, ना पानी के अंदर जो है नमक घुलता। फिर आकर्षण बल होता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आकर्षण बल की वजह से ही कोई सॉलिड होता है, कोई लिक्विड होता है, कोई गैस होता है। क्या होता है आकर्षण बल? आकर्षण बल होता है कि एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, इन दोनों पार्टिकल के बीच में जो है बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग मतलब एक दूसरे से दोस्ती कर रखा है, दूसरों ने आकर्षण, आकर्षण का मतलब अट्रैक्ट, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन क्या होता है? आपसे बेहतर अट्रैक्शन कौन जानता होगा? आपको कोई फेवरेट चीज बहुत ज्यादा पसंद हो, वो आपके कपड़े हो सकते हैं, या आपका स्मार्टफोन हो सकता है, आपकी बाइक हो सकती है, और जब आप रास्ते से गुजरते हो और कोई चलाता हुआ वहां से गुजरता है तो आप उस चीज की ओर अट्रैक्ट होते हो, मतलब उस चीज की ओर खींच जाते हो, तो इसको अट्रैक्शन कहते हैं। तो आकर्षण का मतलब क्या होता है कि जब दो कणों के बीच में आपस में दोस्ती हो जाती है तो उसको आकर्षण कहते हैं। हम इसके बारे में बात करेंगे, चारों पॉइंट के बारे में बात करेंगे। और आप मुझे बताओ, ये मार्कर है, अब इस मार्कर के बीच के, ये भी तो कणों से मिलकर बना है, इसके बीच में क्या होगा? आकर्षण बल है कि नहीं है? है, बहुत ज्यादा आकर्षण बल है, छोटा मोटा आकर्षण बल नहीं है, बहुत मजबूत आकर्षण बल है, क्योंकि इसको मैं तोड़ रहा हूं तो टूट नहीं रहा है ये। लेकिन पानी के कणों के बीच में आकर्षण बल कमजोर है। और सबसे कम आकर्षण बल की बात करूं तो गैसियस में सबसे कम आकर्षण बल है। यहां फूंक मारते हैं तो तुरंत ही अलग अलग हो जाते हैं, यानी एक पार्टिकल एक इधर हो जाता है। तो इस तरीके से हम बात करेंगे आगे। तो ये चीजें हमने क्लियर कर ली। अब हम आगे बात करते हैं, ये चारों चीजों हम अप्लाई करेंगे आगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि जो द्रव्य है वो कितने तरह का होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैटर? देखिए आपके सिलेबस में वैसे तो 3 तरह का ही है, 2 और होता है, लेकिन मैं देखूंगा, मेरे पास बुक तो है नहीं, मोबाइल के PDF में देखकर मैं आपको बता रहा हूं। बट अभी 3 की चर्चा हम विशेष करेंगे। ठोस, द्रव और गैस, ये 3 तरह के होते हैं, द्रव्य पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। और इन तीनों के बारे में डिटेल हम बात करते हैं। ये नहीं मिटाऊंगा मैं, ये वाला रहने देता हूं, ये वाला हटा देता हूं। ये चारों प्रॉपर्टी मैच करवाऊंगा अभी मैं। देखो भाई, अगर मैं बात करूं द्रव्य कितने तरह का होता है, तो द्रव्य होता है, एक होता है ठोस, एक होता है द्रव, और एक होता है गैस। कंफ्यूज मत होना, ये है द्रव्य, द्रव या द्रव्य, जिसको पदार्थ भी कहते हैं, जिसको पदार्थ भी कहते हैं। और ये द्रव है, इसको इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं। ये लिक्विड होता है, मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये फेमस नेम है, और इसको गैस को गैस ही कहते हैं। तो जो ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है, इन तीनों के बारे में हम डिटेल जानते हैं कि आखिर ठोस, द्रव और गैस में क्या फर्क होता है। तो मैं इनका स्ट्रक्चरल फॉर्म बना देता हूं, थोड़ा सा एक बॉक्स यहां बना देता हूं, एक बॉक्स यहां बना देता हूं अंडरस्टैंड करने के लिए, मजा आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर्स हैं, इतने अच्छे चैप्टर्स हैं जो आपको बहुत सारी जानकारी दे देंगे। तो 3 तरह के बॉक्स हमने बना लिया, ये बना लिया ठोस के लिए, ये बना लिया द्रव के लिए, ये बना लिया गैस के लिए। हमने कहा कि जो पदार्थ होते हैं वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, तो पदार्थ ये भी है, पदार्थ ये भी है, पदार्थ ये भी है, यानी ठोस भी पदार्थ है, द्रव भी पदार्थ है, गैस भी पदार्थ है। सो
क्या फर्क है इनके कणों के अरेंजमेंट में, तो अगर मैं बात करूं, जो ठोस के कण होते हैं वो काफी नजदीक नजदीक से होते हैं, काफी नजदीक होते हैं। मेट्रो स्टेशन में देखा होगा कि मेट्रो में जो लोग होते हैं वो किस तरीके से, जब पब्लिक ज्यादा होती है तो अंदर 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 चली जाती है और कितना रश हो जाता है, कितनी भीड़ हो जाती है कि एक दूसरे का पांव रखने की जगह नहीं होती है। लोकल पैसेंजर ट्रेन में देखने की चीजें मिलती है, कितना ज्यादा भीड़ हो जाता है कि मतलब आप इधर से उधर मूव करने में भी आपको परेशानी होती है। तो वो हो गया ठोस, ठीक है, वो ठोस हो गया। अब द्रव की बात करते हैं भाई। जब द्रव की बात करते हैं, अगले स्टेशन पे पता है कि सबको जो है, मान लो पार्टिकुलर स्टेशन पे उतरना है, तो कुछ लोग उतर गए कुछ लोग, तो वो हो गया द्रव, यानी कि अब थोड़ा स्पेस मिल गया उनके पास, पब्लिक है उसके अंदर लेकिन स्पेस मिल गया। अब बात करते हैं गैस की। पता चला मजिस्ट्रेट चेकिंग है, विदाउट टिकट वाले को 5,000 फाइन लगेगा और जेल भी होगी। जैसे ही पता चला टीटीआई है, जो विदाउट टिकट वाले थे वो भी उतर गए। अब कौन बच गए? अब बच गए वही लोग जिनका सीट है केवल, तो वो हो गया गैस। समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको? तो मैं ये केवल आपको समझाना चाह रहा हूं कि जो ठोस के पार्टिकल है काफी नजदीक नजदीक से होते हैं। अगर मैं इनके पार्टिकल्स की बात करूं तो देखो कितने नजदीक नजदीक होते हैं। इनके बीच में स्पेस मिलता कहां है? इनके बीच में स्पेस ही नहीं होता है। हम चारों पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो इस तरीके से जो मैं बना रहा हूं, ये मैं बना रहा हूं ठोस के लिए, ये मैं ठोस के लिए बना रहा हूं। ठोस में मैंने 4 चीज नोट करते हैं। क्या सूक्ष्म कण है? जी हां सूक्ष्म कण है। क्या लगातार गतिशील है? लगातार गतिशील तो नहीं है, लेकिन गतिशील होने की कोशिश में है, तो हम ये मान सकते हैं कि अपनी तरफ से इसकी पूरी कोशिश है और ये कंपन करेगा, मूवमेंट करेगा। सेकंड चीज, क्या कणों के बीच में रिक्त स्थान है? तो हम ये बोलेंगे कि ठोस में कणों के बीच का जो रिक्त स्थान है वो शून्य होता है, न्यून होता है, मतलब 0 होता है, नहीं होता है। तो ये हो गया ठोस। आकर्षण बल का क्या कंडीशन है जी? तो इसमें जो आकर्षण बल है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आकर्षण बल है, क्योंकि इतने नजदीक नजदीक हैं, आपस की बॉन्डिंग इतनी मजबूत है कि इनके जो आकर्षण बल है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स है, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब हम द्रव की बात करते हैं तो जैसा मैंने कहा था कि एक पार्टिकुलर स्टेशन पे बाकी लोग फालतू लोग उतर गए, अब थोड़े बहुत एक सीट वाले भी हैं और विदाउट टिकट वाले हैं, यानी कि मूवमेंट आप कर सकते हो, इतना है कि आप मूवमेंट कर सकते हो। हम ये नहीं कर सकते कि बिल्कुल सी खाली हो गई है बोगी, लेकिन मूवमेंट कर सकते हो कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से होता है, ये मूवमेंट आप कर सकते हो। आपने देखा होगा कि जो ये होते हैं, आपने देखा होगा कि जो पानी होता है, जो दूध होता है, जो लिक्विड होता है, जो हम फर्श पे गिराते हैं तो वो गिरता हुआ आगे तक बह जाता है, लेकिन क्या है कि एक दूसरे से कनेक्टिविटी जब तक रहती है तब तक रहती है, फिर वो दूर भी हो जाते हैं। तो ये थोड़े पार्टिकल हैं। आइए 4 चीज चेक करते हैं। क्या सूक्ष्म कण है? जी हाँ सूक्ष्म कण है। क्या लगातार गतिशील है? जी हाँ लगातार गतिशील है। क्या कणों के बीच में रिक्त स्थान है? जी बिल्कुल, इसके कणों के बीच में रिक्त स्थान है। और क्या आकर्षण बल है? तो आकर्षण बल तो है, लेकिन ठोस के मुकाबले आकर्षण बल कम है। ठीक, अब आगे बात करते हैं गैस में। जब गैसेस की हम बात करते हैं तो गैसेस में दूर दूर होता है, इस तरह से गैसेस में होता है, दूर दूर होता है। इसका मतलब चेक करते हैं क्या सूक्ष्म कण है? जी बिल्कुल सूक्ष्म कण है। लगातार गतिशील है? जी हां लगातार गतिशील है। क्या कणों के बीच में रिक्त स्थान है? बिल्कुल रिक्त स्थान है। और आकर्षण बल कैसा है? तो इसका जो आकर्षण बल है वो बहुत ही 0 है ही नहीं। एक कमरे में अगरबत्ती जलती है, दूसरे कमरे में उसकी धमक आ जाती है। पड़ोस के घर में कोई अच्छी चीज बनती है और हमें पता चल जाता है और हम नमस्ते नमस्कार मिलने के बहाने जाकर खा पी के आ जाते हैं। तो ये क्या है? ये गैसियस ही तो है। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं आपको? तो ये 3 चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। अब कुछ चीजें और इसके अलावा भी हमें पता करना होता है। जैसे मैं आपसे बात करूं, क्या ठोस बहते हैं? नहीं, ठोस नहीं बहते हैं। क्या द्रव बहते हैं? जी हां द्रव बहते हैं और गैस भी बहते हैं। और एक वर्ड है घनत्व। घनत्व के बारे में भी, इसके बारे में आपके एक फिजिकल प्रॉपर्टी में पूछा जाता है। ये सारी चीजें क्लियर होगी अभी आपके। अभी पूछा जाएगा ठोस द्रव और गैस में अंतर लिखिए, तो ठोस द्रव गैस में जब फर्क आप लिखोगे तो सारे पॉइंट वो डील करोगे, इसलिए मैंने ये चारों पॉइंट अभी तक लिख रखे हैं। अब हम बात करते हैं घनत्व की। अगर हम घनत्व को समझ लेंगे, घनत्व
घनत्व यहाँ दिखाई दे रहा क्या, देखना जरा। घनत्व की बात करेंगे तो घनत्व में क्या होगा, घनत्व होता क्या है, मैं आपको समझाता हूं घनत्व क्या होता है। देखो घनत्व को समझाने के लिए मैं आपको डे टू डे लाइफ का एग्जांपल देता हूं। आपने बाट देखा है जिससे वजन मापा जाता है, सब्जी वाले इस्तेमाल करते हैं या बहुत सारे लोग इस तराजू में इस्तेमाल होता है। तो जो बाट होता है वो छोटा होता है, 1 kg का होता है, उसे थोड़ा बड़ा 2 kg का होता है, 5 kg का भी होता है, राइट। तो अगर मैं 1 kg बाट लेता हूँ, 1 kg का लेता हूँ, लोहे का जो बाट होता है वो 1 kg का हमने ले लिया, तो कितना होता है, इतना ही तो स्पेस होता है 1 kg का। लेकिन अगर मैं 1 किलो रुई ले लूँ या 1 किलो ऑयल ले लूँ या 1 किलो चीनी ले लूँ, 1 किलो आटा ले लूँ, 1 किलो चावल ले लूँ, तो क्या उसका स्पेस इतना में आ जाएगा, जितना बाट का स्पेस है उतने में आ जाएगा, नहीं आएगा ना। इसका मतलब ये है कि ये भी 1 किलो है, वो भी 1 किलो है, लेकिन क्या है, वो ज़्यादा जगह ले रहा है, ये कम जगह ले रहा है। इसका मतलब क्या है, वजन तो दोनों का बराबर है, द्रव्यमान तो दोनों का इक्वल है, लेकिन स्पेस में प्रॉब्लम है, दोनों के जगह में दिक्कत है। तो हम कहते हैं कि जो कम जगह में, आयतन बोलते हैं, जगह को आयतन बोलेंगे, जो कम आयतन में ज़्यादा द्रव्यमान आ जाए उसको बोलेंगे ज़्यादा घनत्व है, ठीक है। यानी बाट का ज़्यादा घनत्व है, जगह कम है, जगह कम है लेकिन द्रव्यमान ज़्यादा है। और अगर हम उसको बोलेंगे तो उसका क्या है, उतने ही द्रव्यमान के लिए उसको जगह बढ़ाना पड़ा है। आपने देखा होगा बहुत सारे झुग्गी, बहुत सारे शहर है, आपने इतना छोड़ो ना, दिल्ली एनसीआर वगैरह में क्या होते हैं, जितना जमीन होता है उस जमीन में, थोड़े से जमीन में, एक 4th 5th 6th या 6th सोसाइटी में आप देख लो, एक सोसाइटी की जितनी जमीन होती है उसमें 2000-2500 परिवार रहता है, 2-2500 परिवार रहता है। यानी एक परिवार में एवरेज अगर 4 आदमी भी लिया जाए तो एक सोसाइटी में कम से कम 10,000 पब्लिक होती है। एक सोसाइटी में बूढ़े बच्चे सब मिलाकर 10,000 है, लेकिन उतना ही जगह गांव में लिया जाए, उतना ही जगह गांव में लिया जाए तो मुझे लगता है मुश्किल से 10 घर होगा, या चलो मैं मुश्किल से 10 घर हटाओ, 20 घर होगा, 20 घर मान लो, 20 घर भी मानते हैं उतना में, तो 20 परिवार, 4 भी एवरेज मानेंगे, नहीं 100 आदमी। कहाँ उतने जगह में 100 आदमी गांव में रह रहे हैं, हद से हद 200 आदमी रहेगा, 500 आदमी रहेगा, और कितना आदमी रहेगा, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ 500 वैसे भी, लेकिन सोसाइटी में उतने ही जगह में 10,000 लोग रह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, जगह उतना ही है, कम जगह में ज़्यादा पब्लिक है, जबकि गाँव में 10,000 होने के लिए बहुत बड़ा एरिया ले लेगा, वो तो आबादी ही बहुत, मतलब आबादी कम होती, जगह ज़्यादा खाली होता है। तो घनत्व का मतलब होता है कि जब कम जगह में ज़्यादा द्रव्यमान आ जाए तो कहते हैं उसका घनत्व ज़्यादा है। तो मैं आपसे पूछूं कि ठोस का घनत्व ज़्यादा है, द्रव्य का घनत्व ज़्यादा है या गैस का घनत्व ज़्यादा है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, ठोस का ज़्यादा घनत्व होगा। क्यों ज़्यादा घनत्व होगा, क्योंकि इतना ही स्पेस में इसके पास ज़्यादा पार्टिकल है, ज़्यादा कणों की संख्या है, लेकिन द्रव के पास इतने ही जगह में इससे कम गया कणों की संख्या, इससे कम गया कणों की संख्या। तो घनत्व के बारे में पूछा जाएगा तो ठोस का ज़्यादा घनत्व है, द्रव का ज़्यादा घनत्व है, गैस का सबसे कम घनत्व होता है। क्लियर, ये चीज़ें क्लियर हो गई। ज़्यादा घनत्व होने की वजह से ठोस क्या होता है, हार्ड होता है, हम बोलेंगे ठोस कठोर होता है, कठोर होता है। देखो किसी को ईंट उठा के किसी को मार दे ऐसे करके फट जाएगा माथा उसका, है बताओ। तो ये क्या है, ये इतना ज्यादा ऑक्यूपाई स्पेस ले रखा, कम जगह में ही जो है ज्यादा कण है। तो ये चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी, ठोस, द्रव और गैस में क्या डिफरेंट है। अब हम आगे ये बात करेंगे कि डे टू डे लाइफ में जो हम काम करते हैं और जो साइंस में है, अगर हमें ठोस को द्रव में बदलना हो या द्रव को गैस में बदलना हो या गैस को द्रव में, फिर द्रव को ठोस में, तो क्या करना पड़ेगा। ये सवाल आपसे है ये कि क्या करना पड़ेगा। मैं इस चीज को मिटा देता हूं, इन चीजों को मिटा देता हूं। क्या करना पड़ेगा यदि ठोस को द्रव में बदलना हो। देखो मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं चाहता हूं कि ये वाला जो ठोस है, ये वाला जो ठोस है, ये वाला द्रव में बदल जाए, तो इसके लिए बेसिक चीज क्या है, इनके पार्टिकल्स को थोड़ा दूर दूर करना पड़ेगा, दूर दूर करना पड़ेगा। इनके पार्टिकल्स नजदीक नजदीक थे, आप गए, आप जाके बोले ए डंडा लेके गए, पुलिस को साथ में लेके गए, चल साइड हो जाओ थोड़ा सा, तो इसको ना थोड़ा द्रव में बदलना है, ये क्या कहेगा, क्या कहेगा, हम क्यों ऐसे अलग हो जाएं, हम नहीं अलग होंगे तो आपने पुलिस को बुलाया, तो पुलिस को देखते ही थोड़े क्या हो गए, थोड़े दूर दूर हो गए। ये ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है साइंस में अगर आप
किसी चीज को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म बदलना चाहते हो तो या तो तापमान, या तो दाब, या तो टेम्परेचर, या तो प्रेशर। प्रेशर का यूज तो बहुत सारे मशीनों वगैरह में होता है, पर नॉर्मली सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है, यूज हम करते हैं तापमान का, टेम्परेचर का। टेम्परेचर कैसे? ये मान लो ठंडी का दिन है, ठंडे में लोग एकदम सिकड़ों सिकड़ों से हैं, एक रूम में 10-10 आदमी सो रहा है, एक घर में बहुत नज़दीक नज़दीक लोग सो रहे हैं। अब टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया वहाँ का, बोले अच्छा इतना नज़दीक हो, टेम्परेचर बढ़ा दिया, थोड़ा थोड़ा गर्मी, थोड़ा दूर हो जाओ ना जी, काहे नज़दीक सो रहा है, वो भी थोड़ा है, तुम भी थोड़ा दूर हो जाओ, थोड़ा थोड़ा दूर हो गया, तो ये क्या आ गया? द्रव बदल गया। यानी तापमान बढ़ने से, पॉइंट नोट कीजिएगा, तापमान बढ़ने से इन कणों के बीच की दूरी थोड़ी सी बढ़ गई। दूरी बढ़ने का मतलब एक शब्द इस्तेमाल करेंगे, आकर्षण बल कमजोर पड़ गया। क्या पड़ गया? आकर्षण बल कमजोर पड़ गया। और आ गया जून जुलाई का महीना, जो लोग थोड़े भी दूर दूर थे वो और दूर होने लगे। किसी का मन कर रहा है तो छत पे सो रहा है, किसी का मन कर रहा है तो गैलरी में सो रहा है, कोई खाट बिछा के आंगन में सो रहा है। मतलब जहां ना किसी चादर की जरूरत है, ना किसी, जहां जो मौका मिला सो गया। जमीन तो जमीन पे सो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब और ज्यादा तापमान बढ़ा देंगे हम, जब और ज्यादा हम तापमान बढ़ा देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, और इन कणों के बीच का जो आकर्षण बल है वो क्या हो जाएगा? कमजोर पड़ जाएगा, और कमजोर पड़ने की वजह से वो गैस में बदल जाएगा। तो एक बात तो फिक्स हो गई कि यहां पर क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा, यानी ताप को बढ़ाना पड़ेगा। ये देखो, ताप इंक्रीज करना पड़ेगा। और द्रव को गैस में बदलने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा, यानी ताप को बढ़ाना पड़ेगा। तापमान को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हुआ? इन पार्टिकल्स को खुजली होने लगा, अरे यार एकदम से गजब हो रहा है एक तो, और दौड़ हो गए। ठीक है, एक्चुअली मैं ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ, बट साइंटिफिक रूप में देखो होता क्या है, जब आप किसी भी मटेरियल का, किसी भी पदार्थ का तापमान बढ़ाते हो तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके पार्टिकल्स गति में आ जाते हैं, और गति में आने से एक ऊर्जा बन जाती है, इसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा, इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और उस गतिज ऊर्जा की वजह से क्या होता है, वो थोड़े से दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से गतिज ऊर्जा जब इन कणों में बढ़ती है तो द्रव में बदल जाते हैं, और ज़्यादा तापमान बढ़ाते हैं और ज़्यादा गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो ये गैसियस फॉर्म में आ जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गया आपको? क्लियर है? अब गैस को बदलना है द्रव में, गैस को बदलना है किसमें? द्रव में। क्या करेंगे आप? आपने कभी देखा है, आप जो खाना बनाते हैं, वो जो खाना बनाते बनाते जो ऊपर से गैस भाप निकल रहा होता है, अगर आप उसको नहीं ढकते हैं, आप उसको नहीं ढकते हैं, ठीक है, तो वो निकलता रहता है। लेकिन जब हम गैस बंद कर देते हैं, ढक्कन बंद होता है, उसके बाद वो जो गैस होता है वो उसके छत पे जाता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो वो लिक्विड में वापस बदल जाता है। वही भाप जो गैस में था अब लिक्विड में बदल गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो दूर दूर थे, फिर से मौसम आ गया ठंडी का, फिर से एकदम वो कोहरा सा होने लग गया, ये लोग फिर से नज़दीक नज़दीक आना शुरू हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम गैस को वापस द्रव में बदलेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? ठंडा करना पड़ेगा। ठंडा करने का मतलब क्या हुआ? तापमान को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। जैसे तापमान कम करेंगे तो ये गैस किस में बदल जाएगा? द्रव में बदल जाएगा। अब द्रव है, द्रव को बदलना है किसमें? ठोस में, और मौसम ठंडी का आ गया तो क्या हो गया? ये वापस इसको ठंडा करेंगे, तापमान को कम कर देंगे, ये द्रव बदल गया किसमें? ठोस में बदल गया। फ्रीजर में करते हैं कि नहीं करते हैं? बर्फ जमाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? बर्फ जमाने के लिए हम लोग किसी भी लिक्विड को जब हम फ्रीजर में डाल देते हैं तो वो हार्ड हो जाता है, बोतल में बर्फ जम जाता है। तो यही काम करना पड़ेगा। अगर मैं समझाने के लिए कहूँ तो ये जनवरी, ठोस जनवरी का महीना है, द्रव कौन सा महीना होगा? द्रव मान लो मार्च का महीना है, और ये जो गैस है वो जून का महीना है। ऐसे जून का महीना है, क्योंकि ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये जनवरी का महीना है, ये है जनवरी का महीना, ये है मार्च का महीना, और ये है आपका जून का महीना। जनवरी में ठंड बहुत ज़्यादा होता है, ये पार्टिकल्स एकदम नज़दीक, ये पार्टिकल्स या लोग है, लोग काफ़ी नज़दीक है।
मार्च में टेम्परेचर जो है ठीक ठाक रहता है, थोड़ा सा कमजोर है, और जून में तो बिल्कुल सदाबहार गर्मी रहती है एकदम से, जो जहां मर्जी वहां पर चले जाओ। तो इस तरीके से आप कभी भूलोगे नहीं, आपके दिमाग में सेट होगा। अब साइंस में हर पार्टिकुलर प्रोसेस का मतलब हर प्रक्रिया का एक नाम होता है, तो आपको उस नाम के साथ यहाँ पर थोड़ा सा डेफिनेशन को लिखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं कहूँ आपको कि अगर ठोस द्रव में बदलता है तो उस प्रक्रिया का क्या नाम होता है, तो जब आप किसी भी ठोस को द्रव में बदलेंगे तो पहली बात तो ये कि अलग अलग ठोस अलग अलग तापमान पे द्रव में बदलेगा। जैसे अगर लोहा है तो लोहा 1531 डिग्री सेल्सियस पर द्रव में बदलता है, जबकि बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर ही बदल जाता है। दोनों ही ठोस है, लोहा भी ठोस है, बर्फ भी ठोस है, लेकिन इसके बावजूद जहां कोई 0 डिग्री सेल्सियस में ही पानी में बदल रहा है, लिक्विड में बदल रहा है, तो कोई 1531 डिग्री सेल्सियस का ले रहा है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सेकेंड थिंग ये है कि उस प्रक्रिया का एक नाम होगा। एक फिक्स टेम्परेचर तो हमने कर ही दिया, एक निश्चित तापमान पे होता है और उस प्रक्रिया का नाम होगा। तो उस प्रक्रिया के अलग अलग नाम हैं। उस प्रक्रिया को इंग्लिश में मेल्टिंग कहते हैं और हिंदी में कहते हैं गलन। जी याद आ गया, गलन कहते हैं। तो जब हम ठोस को बदलते हैं द्रव में, जब हम ठोस को द्रव में बदलते हैं तो इस प्रक्रिया का नाम है गलन। गलन कहते हैं, यानी वैसी प्रक्रिया जिसमें ठोस द्रव में परिवर्तित होता है उसे हम गलन कहते हैं। और जिस तापमान पर, मैं फिर से बोल रहा हूं, और जिस तापमान पर यह ठोस द्रव में परिवर्तित होता है उस तापमान को जो है हम लोग गलनांक कहते हैं। गलनांक क्या होता है? एक निश्चित तापमान होता है, एक निश्चित तापमान होता है, एक निश्चित तापमान होता है। गलनांक क्या है? एक निश्चित तापमान है। तो वैसी प्रक्रिया जिसमें ठोस द्रव में परिवर्तित होता है उसे गलन कहते हैं। वैसे ऐसा हम लिख सकते हैं, वैसी प्रक्रिया जिसमें गर्म करने पर ठोस द्रव में, मैं पॉइंट बोल रहा हूं, जिसमें गर्म करने पर अपने आप क्यों बदलेगा? ये ठोस रखा है, ये मार्कर रखा है, ले मार्कर चल तू द्रव में बदल जा, ए मार्कर तू द्रव में बदल जा, बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। लेकिन आग जला देंगे तो बदल जाएगा ना। तो वैसी प्रक्रिया जिसमें ठोस गर्म करने पर द्रव में परिवर्तित होता है उसे हम गलन कहते हैं, और जिस तापमान पर ये द्रव में परिवर्तित होता है उसे हम लोग, निश्चित तापमान को हम लोग गलनांक कहते हैं। अलग अलग ठोसों का अलग अलग गलनांक होता है, जिसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, एमपी कहते हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जो बर्फ होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाता है, जबकि जो लोहा होता है वो 1531 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है। मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताइए, अभी हम तापमान की भी बात कर लेंगे कि क्या डिग्री सेल्सियस होता है और क्या केल्विन होता है, उसकी भी हम बात कर लेंगे। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाता है जबकि लोहा 1531 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है। आप मुझे बताइए ना, बर्फ भी तो ठोस है, लोहा भी ठोस है, दोनों तो ठोस है, लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? तो इसके पीछे एक छोटा सा कारण यह है, आकर्षण बल, कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल। मान लो WWE के फाइटर्स हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हैं, पुलिस आएगी तब भी अपना हाथ नहीं छोड़ेंगे वो, डंडे मारेगी फिर भी नहीं छोड़ेंगे वो। लेकिन आम पब्लिक को जब वहां पर खड़ा कर दिया जाएगा हाथ पकड़ के कि तुम्हें पुलिस आने पर भी नहीं छोड़ना है, पुलिस आने को तो छोड़ो, हॉर्न की आवाज सुनते ही भाग जाएंगे। वैसा ही बर्फ है। बर्फ के टुकड़े को आप ध्यान से देखेंगे तो दिखता तो ठोस ही है, वो दिखता क्या? ठोस ही है, लेकिन उसके कणों के बीच का जो आकर्षण बल है वो कमजोर है। इतना कमजोर आकर्षण बल है कि जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस भी उसको मिलता है तो ये दूर दूर होने लग जाते हैं और पानी में बदल जाते हैं। लेकिन जो लोहा होता है, लोहा के कणों का जो आकर्षण बल है वो इतना मजबूत होता है, इतना मजबूत होता है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से इतना स्ट्रांगली दोस्ती में होते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस करते हैं तो भी नहीं अपनी दोस्ती तोड़ता। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, जय वीरू की दोस्ती है। 200 डिग्री सेल्सियस करता है फिर भी नहीं तोड़ता है, 500, 600, 1000, 1200, 1300, 1400 कहेगा तोड़ेंगे ही नहीं हम। लेकिन मैंने बोला ना, हर ठोस का एक निश्चित तापमान होता है
और लोहा का भी 15 से 31 डिग्री सेल्सियस है। जैसे ही 1500 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है इनके बीच में, अब कहता है कि अब हम, माई बाप छोड़ दो हमको, त्राहिमाम हमको छोड़ दो, गलती हो गया हमसे, अब छोड़ दो। और ये दूर होना शुरू हो जाता है, कहता भाग रे भाग, तू भाग, तुम्हारे चक्कर में हो गया। जब खुजली हम पीटना शुरू करता, नहीं छोड़ेगा तुम, अभी देखो तुमको बढ़ाते, 1500 डिग्री सेल्सियस देता नीचे तापमान, एकदम ऐसा तापमान देता, खजुआए लगता है, एकदम से भागता है पूरा। तो लोहा क्या होता है, दूर दूर होना शुरू हो जाता है। तो हर ठोस का अलग अलग गलनांक होता है। तो ये तो हमने इसकी बात कर लिया। अब हम आगे बात करते हैं, अगर हम द्रव को गैस में बदलते हैं, अगर हम द्रव को गैस में बदलते हैं, तो जब द्रव को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो इसका भी एक प्रक्रिया का नाम है जिसको हम लोग क्वथन कहते हैं, इसको क्वथन कहते हैं। और जिस निश्चित तापमान पर यह प्रक्रिया पूरी होती है उसको हम लोग क्वथनांक कहते हैं। यह निश्चित तापमान है। आप निश्चित अगर भूल भी जाओ, जिस तापमान पे ये होता है उसको क्वथनांक कहते हैं। बोलेंगे वैसी प्रक्रिया जिसमें गर्म करने पर द्रव गैस में परिवर्तित होता है उसे हम क्वथन कहते हैं। और जिस निश्चित तापमान पे ये प्रक्रिया पूरी होती है, द्रव गैस में बदलता है, उसको हम लोग क्वथनांक कहते हैं। और यहाँ भी मैं बता दूं आपको, अलग अलग द्रव का अलग अलग क्वथनांक होता है। जैसे पानी का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि अल्कोहल का 78 डिग्री सेल्सियस होता है। मैं यहाँ पर लिख दूं आपकी जानकारी के लिए कि जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस लेता है, जबकि जो अल्कोहल है, जो शराब होता है, अल्कोहल 78 डिग्री सेल्सियस, 78 डिग्री सेल्सियस में ही होता है। तो क्या फर्क है भाई, ये भी तो द्रव है, ये भी द्रव है, दोनों ही तो द्रव है, फिर वो 100 डिग्री सेल्सियस और ये 78 डिग्री सेल्सियस क्यों? मैं आपसे पूछता हूं, एक फोन 8000 का भी आता है, 15000 का भी आता है, 20000 का भी आता है, सब तो फोन ही है। बात तो सब में होता है, नेट तो सब में चलता है, व्हाट्सएप फेसबुक सब में चलता है, फिर रेट में क्यों फर्क आ जाता है? कोई जींस 1200 का भी आता है, कोई जींस 2000 का भी आता है, कोई 3000 का भी आता है, कुछ तो फर्क होगा। समझो, ब्रांड का फर्क हो सकता है, क्वालिटी का फर्क हो सकता है, बहुत सारी चीज फर्क हो सकती है। तो उसी तरीके से पानी और अल्कोहल की सेम कहानी है जो बर्फ और लोहे की कहानी है। अल्कोहल का जो कणों के बीच का आकर्षण बल है वो थोड़ा कमजोर होता है पानी के मुकाबले, तो इसीलिए ये 78 डिग्री सेल्सियस में ही क्या होता है, गैस में बदल जाता है। गैस में बदलने का मतलब समझते हो ना, गैस में, ये हमने पतीला लिया, यहां बर्तन, नीचे आग जलाया, ठीक है। अब जब आग जलाया तो यहां पर क्या हुआ, ऊपर वाले जो कण थे वो क्या हुए, आपस में दोस्ती को तोड़ तोड़ कर ऊपर उड़ने लग गए, मस्त गगन में उड़ने लग गए, ऐसे करके उड़ने लग गए, निकल गए ऊपर। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, पानी भी गैस में बदलता है, अल्कोहल भी गैस में बदलेगा, लेकिन दोनों के तापमान में फर्क आ जाएगा। यानी पानी का क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस, अल्कोहल का तापमान है 78 डिग्री सेल्सियस। आई अगेन रिपीट, ये प्रक्रिया क्वथन कहलाती है। जिस तापमान पे होता है उसको क्वथनांक कहते हैं। और वापस अगर हम बात करें कि अगर हम गैस को बदलेंगे, यदि, यहां लिख देता हूं मैं, यदि आप गैस को द्रव में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, अब हमें तापमान, अब तक हम क्या कर रहे थे, इसमें तापमान बढ़ा रहे थे, इसमें तापमान बढ़ा रहे थे, अब यहां तापमान को घटाना पड़ेगा, यहां ठंडा करना पड़ेगा, और इस प्रक्रिया का नाम है संघलन। हम बोलेंगे वैसी प्रक्रिया जिसमें ठंडा करने पर गैस द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं संघलन, ठीक है। उस प्रक्रिया क्या बोलते हैं, संघलन बोलते हैं। एक ये हो गया, इसका भी एक तापमान होगा, संघलन का तापमान बोलेंगे इसको, इससे कोई नाम तो नहीं दिया गया, लेकिन संघलन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया, संघलन हो गया, गलन, क्वथन, संघलन। और वापस जब द्रव को ठोस में बदलेंगे तो यहां भी ठंडा करना पड़ेगा, इसको हम लोग बोलते हैं हिमीकरण। और जिस तापमान पे होता है उसको हिमांक कहते हैं, हिमांक, इस तापमान को हिमांक कहते हैं।
तो ये कुछ चीजें मैंने क्लियर की, डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है, पूरा पिक्चर आपके सामने क्लियर हो रहा है कि किस तरीके से काम होता है। हाँ, एक चीज मैं आपको यहीं पर नोट कर देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ, ताकि आगे जाके आपको कोई परेशानी ना हो, आप कंफ्यूज ना हो। ये जो आपको क्वथन दिख रहा है ना, ये जो आपको क्वथन दिख रहा है, जिसको आप क्वथनांक कहते हो, तो क्वथन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक निश्चित तापमान पे ही द्रव गैस में बदलता है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि जैसे आप एक बर्तन में पानी रखते हो और वो पानी क्या होता है, गैस में आपको बिना ऑटोमेटिक 100 डिग्री सेल्सियस दिए ही बदल जाता है। इसको मैं एक्सप्लेन थोड़ा सा करना चाहता हूं। मैंने आपको 1 गिलास पानी दिया, ठीक, और 1 गिलास पानी, 2 गिलास पानी दिया, 2 अलग अलग गिलास में 2 गिलास पानी दिया। पहली चीज मैंने बोला कि इस 1 गिलास पानी को आप अभी के अभी गैस में बदलो। तो आप गए और आपने नीचे से गैस जलाया और उस पानी को बर्तन में डाला और उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचाया, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचेगा। जैसे ही आपने 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचाया तो वो वाला जो पानी था वो क्या हुआ, गैस में बदलने लग गया। फिर 1 गिलास पानी मैंने बोला इस पानी को आप धूप में रख दो या इस पानी को गैलरी में रख दो, बाहर रख दो। 2-3 दिन बाद हमने देखा कि वो पानी सूख गया, यानी पानी गायब हो गया। गजब हो गया। हमने पढ़ा कि पानी गैस में बदलता है तो 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और यहां तो बाहरी तापमान मुश्किल से जितनी भी गर्मी होगी तो 38 डिग्री सेल्सियस होगा। अरे 40 होगा, 42 होगा, नॉर्मल गर्मी 40 डिग्री सेल्सियस होगा, 42 डिग्री सेल्सियस होगा। तो जो आपका अगल बगल का तापमान है, और घर का तापमान तो वैसे भी कम होता है, 35-36 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस होगा, उसी तापमान पे ये पानी गैस में बदल गया। और हम तो जानते हैं पानी गैस में बदलने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए। ये तो इतना नखड़ेबाज है कि 90 डिग्री सेल्सियस पर भी ना बदले, हैं, 80 डिग्री सेल्सियस पर भी ना बदले। तो क्या राक्षस आके पानी पी गया, भूत आके पानी पी गया? नहीं, वहां पर क्या हुआ, बाष्पन हुआ। पूछता है, ये क्वेश्चन पूछता है कि बाष्पन क्या है, तो बाष्पन क्या होता है और क्वथन क्या होता है, दोनों में फर्क बताता हूं। क्वथन एक निश्चित तापमान पे होता है और बाष्पन क्वथनांक पे नहीं होता है। जैसे एक दान का दिया हुआ कपड़ा हो, एक खरीदा हुआ कपड़ा हो। क्वथन खरीदा हुआ कपड़ा है जो एक निश्चित तापमान है, बाष्पन दान में दी गई कपड़ा है जिसका कोई भी निश्चित तापमान नहीं है। ठीक, क्वथन की जो प्रक्रिया है वो कम समय में पूरी हो जाती है, यानी कम समय में पानी गैस में बदल जाता है, द्रव गैस में बदल जाता है। लेकिन बाष्पन की अगर बात करूं तो बाष्पन में क्या होता है कि जो द्रव है वो गैस में बदलता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कम समय में, वो ज्यादा समय भी ले सकता है। दोनों में डिफरेंट क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि क्वथन क्वथनांक पे होता है, बाष्पन क्वथनांक पे नहीं होता है। और दूसरी चीज, जो अगर सिमिलैरिटी की बात करूं, समानता की बात करूं, तो क्वथन में भी द्रव गैस में बदलता है और बाष्पन में भी द्रव गैस में बदलता है। और बाष्पन का बहुत ही यूज है। आप जो कपड़े भिंगा देते हो, उसमें पानी होता है, उसको आप क्या करते हो, कहीं सुखाने के लिए डालते हो, तो वो उसके अंदर जो पानी होता है वो कहाँ होता है, बाहर निकलता है ना, वो बाहर निकलता, गैस में निकल जाता, गैस बन के निकल जाता, कपड़ा आपका सूख जाता है। तो वहां पर भी क्या हो रहा है, बाष्पन हो रहा है। बाष्पन बहुत सारे जगह, समुद्र में बाष्पन होता है, वो भाप ऊपर बन के जाता है, फिर ये प्रक्रिया चलता है। तो बाष्पन की चीजें होती है, तो आपको क्लियर होना चाहिए क्वथन और बाष्पन में फर्क होना चाहिए। क्वथन डिफरेंट चीज है, और यहां लिख देता हूं बाष्पन डिफरेंट चीज है। ठीक है, क्वथन डिफरेंट चीज है, बाष्पन डिफरेंट चीज है। क्वथन क्वथनांक पे होता है जबकि बाष्पन क्वथनांक पे नहीं होता है। तो ये ओवरऑल मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी आपको। इसे मैं ट्रायंगुलर फॉर्म में भी दिखाया जाता है आपको बनाकर, कुछ इस तरह से। यहां मैं बना देता हूं आपको, ठोस, द्रव और ये गैस। तो जब ठोस को द्रव में बदलते हैं तो इसको बोलते हैं गलन। जब द्रव को गैस में बदलते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वथन। ठीक, और एक और प्रक्रिया बताऊंगा मैं आपको, और उल्टा चलते हैं। यदि द्रव को ठोस में, गैस को ठोस में बदलेंगे, गैस को द्रव में बदलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे संघलन।
और जब द्रव को ठोस में बदलेंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, हिमीकरण, हिमीकरण बोलेंगे। एक प्रक्रिया और होती है जिसमें ठोस डायरेक्टली गैस में बदल जाता है और जो गैस है वो ठोस में बदल जाता है, उसको इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं उसको, हिंदी में क्या कहते हैं, ये इस तरीके से या तो इसमें कन्वर्ट होगा या इसको कन्वर्ट होगा, इसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन, सब्लिमेशन कहते हैं, TION। सब्लिमेशन को देखना पड़ेगा चूंकि ध्यान से निकल गया है सब्लिमेशन क्या है। सब्लिमेशन कहाँ कहाँ होता है, देखो सब्लिमेशन आपका कपूर के साथ होता है। कपूर आपने देखा हो, कपूर जब जलता है तो सीधा ठोस होता है और गैस में बदल जाता है। नैप्थलीन की गोलियां होती है, ठीक है, उसमें बदल जाता है। तो वही एक प्रक्रिया है सब्लिमेशन। आप देख लेना, अपने बुक में देखना, समझ में आ जाएगा सब्लिमेशन के हिंदी में क्या कहते हैं। तो सब्लिमेशन वो प्रक्रिया है जिसमें ठोस डायरेक्ट सीधा गैस में बदलता है या गैस सीधा ठोस में बदलता है। तो स्ट्रक्चरल फॉर्म मैंने आपको दे दिया। अच्छा, अब जो है ना एक तरीका और है, ये तो तापमान वाला तरीका था, तापमान वाला तरीका था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया किस तरीके से ठोस द्रव में बदलेगा, द्रव गैस में बदलेगा, गैस द्रव में बदलेगा, द्रव को ठोस में बदलेंगे। ये तो तापमान बढ़ा के और घटा के काम करना था। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि एक तरीका और है जिसमें इसको बदला जा सकता है, वो तरीका कौन सा है, तो वो तरीका है दाब। दाब का मतलब क्या होता है, दाब का मतलब ये होता है कि देखो अगर मैं यहाँ पिस्टन लगा दूं यहाँ से और इसको दबाना शुरू करूं, दाब को बढ़ाऊं, तो जब हम दाब को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक सारे पार्टिकल्स नजदीक आने लगेंगे और जो गैस है वो किस में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। इसको और दबाएंगे और दाब को बढ़ाएंगे तो ये द्रव किस में बदल जाएगा, ठोस में बदल जाएगा। जब दाब को हम कम करेंगे तो जो नजदीक नजदीक था वो फैल होकर रहना शुरू करेगा, तो ये जो ठोस है वो द्रव में हो जाएगा, द्रव जो है वो गैस में हो जाएगा। तो ये चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी कि या तो आप दाब बढ़ा के, यानी दाब बढ़ा के घटा के काम कर सकते हो। सोचो आप दाब बढ़ाओगे, दाब बढ़ाओगे तो पार्टिकल नजदीक आएंगे, जितना नजदीक आएंगे, जो जितने कण नजदीक आएंगे उनके बीच में आकर्षण बल उतना ही क्या होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा। और मजबूत होते जाएगा का मतलब वो ऑटोमेटिक अपने फॉर्म को बदलते चले जाएंगे। तो ये चीजें क्लियर हो गई आपको, द्रव्य क्या होता है, ठोस द्रव गैस क्या होता है। अंदर मैंने पूरा इसका बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिया किस तरीके से होता है। अब एक चीज है तापमान, बार बार एक शब्द आ रहा है तापमान तापमान, तो तापमान के बारे में क्लियर कर लेते हैं कि भाई तापमान की क्या चीज है। अगर तापमान के बारे में क्लियर कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। अगर हम तापमान की बात करें तो तापमान की दो इकाई होती है, एक होता है डिग्री सेल्सियस। देखो तापमान क्या होता है, हॉटनेस या कूलनेस, यानी गर्म है या ठंडा है, इसका मेजरमेंट करने का एक यूनिट होता है और इसकी इकाई होती है। और इसकी जो इकाई है दो होता है, पहला होता है डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, और दूसरा जो होता है वो होता है केल्विन। डिग्री सेल्सियस को ऐसे डिग्री सेल्सियस से डिनोट करते हैं, केल्विन को के से डिनोट करते हैं। इनके बीच का रिलेशन की अगर बात करूं तो रिलेशन होता है K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये रिलेशन होता है। और आपसे पूछा जाता है कि केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलिए या डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए, ये आपसे पूछा जाता है। तो ये इन चीज़ों को जब आपसे पूछा जाता है कि भाई केल्विन डिग्री सेल्सियस में बदलिए या इसको इसमें बदलिए, तो यहाँ पर आप जैसे मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि मान लो मेरे पास अभी का तापमान, अगर अभी गर्मी है तो गर्मी का तापमान मान लो मोबाइल में डाटा दिखा रहा है 42 डिग्री सेल्सियस है, तो 42 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए। तो कैसे बदलेंगे, तो कितना हो जाएगा ये K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस 42 प्लस 273, जोड़ दो 3 2 5 7 4 11 315 केल्विन, ये आंसर आ गया। यानी जो 42 डिग्री सेल्सियस का है या 315 केल्विन का है, बात एक ही है। या मैं आपसे कहूं कि 500 केल्विन है, ये कितना डिग्री सेल्सियस होगा, 500 केल्विन है कितना डिग्री सेल्सियस होगा,
तो क्या हो जाएगा यहाँ पर K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस 500, सॉरी डिग्री, फॉर्मूला लिखते हैं K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो क्या हो जाएगा K की जगह 500, ये डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो डिग्री सेल्सियस कितना आ गया 500 माइनस 273, 10 में से 3 गया तो 7, 9 में 7 गया तो 2, 4 में से 2 गया तो 2, 227 डिग्री सेल्सियस हो गया। ये आंसर हो गया आपका, समझ रहे हो आप। तो इस तरीके से जो है हम आपस में एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने तापमान वाला भी चीज बता दिया, ओवरऑल बहुत सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी। बाकी एक बार मुझे आपके सिलेबस को और देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इन लोगों ने और बहुत सारी चीजें मिक्स कर रखी थी।